हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हाई रेंजिंग मैथमेटिक्स। लेकिन आज मैं कॉलेज मैथमेटिक्स की बात भी करूंगा। तो आज हम बात करेंगे द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉलेज मैथमेटिक्स, और ये हायर मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। टॉपिक का नाम नहीं बताता, बाद में बताऊंगा। अच्छा जी, तो हम आज कोई ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे हम डेली लाइफ एग्जाम्पल्स जो हमारी जिंदगी में हो रही होती हैं उसका डिसीजन कैसे लें, मैथमेटिकल डिसीजन हम कैसे लें, आज हम वो सीखेंगे। तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, दिमाग में एक सोच आती है कि भाई हम मैथमेटिकल तौर पर डिसीजन कैसे लें। अब हम अपनी जिंदगी में डिसीजंस ले रहे होते हैं, बहुत मतलब डिसीजन का मतलब फैसला लेना। तो हम ऐसे ऐसे फैसले ले रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता, तो उसको मैथमेटिकल तौर पर भी आप कंप्यूट कर सकते हो। यहाँ पे एक बेस्ट टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसका नाम होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग आपके पास एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप मैथमेटिकल डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हो। और यहाँ पे आपको मैं एक डेली लाइफ का एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल यहाँ बताऊंगा, ताकि आपको, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को समझने के बाद आप बाकी बोलोगे कि यार लीनियर प्रोग्रामिंग एक बहुत अच्छा और आसान सा टॉपिक है। तो हमने क्या करना है, हमने डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को, लीनियर इक्वेशंस को इस्तेमाल करके एक डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना है तो डिसीजन का मतलब होता है फैसला लेना। तो आओ हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके कि व्हाट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग एंड हाउ वी कैन इवेल्युएट इट। तो बात करेंगे, देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये वो टॉपिक है जो कि ऑपरेशन रिसर्च के अंदर भी हम यूज करते हैं। अक्सर आगे जब बढ़ के आप रिसर्चर लेवल पर जाते हो तो लीनियर प्रोग्रामिंग एंड डिसीजन मेकिंग की आपको काफी ज्यादा जरूरत वहां पड़ती है, तो आप इसका यूज वहां भी करते हो। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग आखिर क्या चीज होती है। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू तो यहाँ पर दे दिया है। वो क्या दिया है कि हम डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, एक डिसीजन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और लीनियर जो हम इक्वेशंस बनाएंगे उसकी, अपने सिनेरियो को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आओ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो एग्जाम्पल जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो जरा गौर से सुनना मेरी एग्जाम्पल को, तो फिर आप समझ पाओगे कि आपको करना क्या क्या होगा। मान लो कि मैं हूं, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं हूं। मैंने कहा मेरे पास 50,000 रुपए हैं। कितने? मेरे पास 50,000 रुपए हैं। मानो मैंने कहा, मैं अपना नाम यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने कहा मेरे पास कितने हैं, 50,000 रुपए मौजूद हैं। इससे ज्यादा नहीं है। क्या? इससे ज्यादा नहीं है। और मेरे पास, गौर से सुनना मेरी प्रॉब्लम को, आप लीनियर प्रोग्रामिंग को समझ जाओगे कि आखिर क्या होती है। मेरा बस आज आपको समझाने का मौजू यही है। ये आपको समझाऊंगा, मैं अपना लेक्चर खत्म करूंगा। तो यहाँ देखो, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं हूँ शयान, मेरा नाम शयान है, और मेरे पास 50,000 रुपए मौजूद है। जब 50,000 रुपए मेरे पास मौजूद हैं, तो अब मैं इसको डेली लाइफ की तरफ लेके चलता हूँ। देखो, मेरे पास एक रूम है। मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे पास एक रूम है, और इसके अंदर जो है, मैंने फॉर सपोज फर्ज कर लिया कि 60 टेबल्स या चेयर्स की मेरे पास जगह है। मान लेता हूँ 60 टेबल्स की या 60 चेयर्स की जगह है, या अगर दोनों को मिलाकर भी 60 हो जाए तो वो 60 आइटम्स की जगह मेरे पास मौजूद है। और मेरे पास 50,000 रुपए मौजूद है। कितने? वैसे तो नहीं है, लेकिन 50,000 रुपए मौजूद हैं। तो मेरे पास एक रूम है और उसमें 60 चीजों की जगह मौजूद है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर से सुन लो कि मेरे पास 50,000 हैं
और मेरे पास 60 चीजों की जगह है, और मैं कहता हूं कि मेरे पास उस 60 चीजों की जगह में मैंने 2 चीजें अपने कंस्ट्रेंट्स मान लिए कि टेबल्स और चेयर्स हैं, और इन दोनों को मिला के भी 60 हो जाए तो चलेगा, और अगर टोटल टेबल 60 हो जाए तो भी चलेगा, टोटल चेयर 60 हो जाए तो भी चलेगा। मेरे पास जगह 60 आइटम्स की है और एक मेरे पास रूम है। अब मैं आपसे कहता हूं, ये जो टेबल है, ये फर्ज कर लो आपके पास, फर्ज कर लो क्योंकि हम फर्ज करते हुए चलेंगे, फर्ज कर लो टेबल आपके पास है, मैंने कहा 2500 रुपए का। आपके पास जो टेबल है, एक टेबल, वो 2500 रुपए का है, ठीक है, मान लेता हूँ। और मैंने कहा जो एक चेयर है वो आपके पास मानो कि वो 500 रुपीज की एक चेयर है, ठीक हो गया। मैंने कहा 2500 रुपए की एक टेबल है और 500 रुपए की एक चेयर है, एक चेयर की बात कर रहा हूं। अब मैं कितनी खरीदूं वो मेरा इस अमाउंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरे पास टोटल 50,000 है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, और मुझे टोटल 60 चीजें खरीदनी है, ऐसा ही है ना। चलो अब मैं कहता हूं मैंने टेबल खरीदी और मुझे इस टेबल पे जो प्रॉफिट हुआ, मैंने टेबल खरीदी और उसको बेच दिया। अब मैं अपना डिसीजन यहाँ पे बताता हूँ कि मुझे लेना क्या था। अभी तो मैं आपको डेटा बता रहा था। तो मेरा डिसीजन ये है कि मेरे पास इतनी इतनी जगह है, मैं इतनी चेयर्स या टेबल्स या ऑल टेबल्स या ऑल चेयर्स ऐसे खरीद कर बेचूंगा। बेचने के बाद मुझे अपना डिसीजन ऐसे प्रिपेयर करना है कि मैं ऐसा क्या और कितना खरीदूं कि मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा हो जाए। यहाँ डिसीजन है। देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर हम घुस चुके हैं। अब देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को कुछ ऐसा करना है, इन चेयर्स और टेबल्स को खरीद कर जब मैं बेचूं मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, से ज्यादा मुनाफा हो जाए। मेरा मकसद ये है। मुझे जो डिसीजन लेना है वो किस चीज पर लेना है कि मैं कितने कितने खरीदूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मेरा गोल जो है वो ये है कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर कमाना है। तो मैंने कहा एक टेबल के ऊपर मुझे मान लो आपको 250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। क्या बोला मैंने कि मेरे पास 2500 रुपए की एक टेबल थी, और उस एक टेबल को जब मैंने खरीद कर बेचा तो मेरे पास क्या हो रहा था, 250 का प्रॉफिट हो रहा था एक टेबल पर। दूसरी बात करूंगा कि 500, एक चेयर 500 रुपए की थी और मैं आपसे कहता हूं मुझे इस पर 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था जब मैं एक चेयर लेकर बेच रहा था। तो ठीक हो गया। अब मैं एक चेयर लेकर बेच रहा था तो मुझे क्या हुआ, 50 रुपए का फायदा हुआ एक चेयर पर। तो जरा गौर करो, अगर मैं मान लूं कि मेरी जो क्वांटिटी ऑफ टेबल है वो x होगी, मान लेता हूँ, मान सकता हूँ, क्योंकि मेरी 2500 की एक टेबल है, मुझे एक नहीं खरीदनी, टोटल 60 आइटम्स खरीदने हैं मैंने। तो मेरे मान लेता हूँ वो मेरे पास जो x है वो टेबल के लिए यूज कर लेता हूँ, और मैंने कहा y जो है वो मैं चेयर के लिए यहाँ पर यूज करूंगा। जब मैंने ऐसा किया तो जरा गौर से देखो कि अगर मेरे पास 2500 रुपए की एक टेबल थी, यहाँ आना, अब यहाँ आ जाओ गौर से। अब मैं इक्वेशंस की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास 2500 रुपए की एक टेबल थी तो मैं 2500 रुपए के अंदर कुछ टेबल्स खरीदूंगा। x यानी x वो नंबर है जो मुझे नहीं मालूम, इसी से मुझे डिसीजन बनाना पड़ेगा। डिसीजन, इसकी जो वैल्यूज होंगी वो मुझे डिसीजन बना के देंगी कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। देखो भाई 2000 और 2500 मेरे पास x हो गया। अगर मैं इसको ऐड कर लूं, ऐसे ही है, ऐड कर लूं, अगर मेरे पास चेयर कितनी थी, एक 500 रुपए की, वो 500 के अंदर अगर मैं y लगा दूं, यानी कि मैं कितनी चेयर्स खरीदूंगा ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे एक चीज जरूर मालूम है कि मेरा जो अमाउंट है ना वो 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा। क्या, 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक इनइक्वालिटी बनती है कि 50,000 से कम हो सकता है पर वो बराबर भी हो सकता है, ऐसे ही है ना, बराबर भी होगा और कम भी हो सकता है। तो हमारे पास ये एक सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है जिसको मैं अपनी एक इनइक्वालिटी नंबर 1 कह सकता हूँ।
बिल्कुल ऐसा ही है। चलो भाई, यहाँ तक मैंने बात की। अब मैं आपको कहता हूँ मुझे टोटल 60 आइटम खरीदने थे, ऐसा ही है। तो टोटल 60 आइटम का मतलब कितना है कि अगर इन दोनों की एडिशन 60 के बराबर होनी चाहिए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मैं टेबल्स और चेयर्स को मिलाऊं और मेरे पास जगह कितनी थी, 60 आइटम्स की, तो वो 60 या 60 से कम भी हो सकते हैं। ये मेरे पास एक इनइक्वालिटी है। डिसीजन मेकिंग है ना भाई, डिसीजन बना रहा हूं यहाँ पे मैं। तो मेरे पास इतना तो मैंने काम यहाँ पर कर लिया। अब देखो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा था। अच्छा एक बात और, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज और बन सकती हैं। वो क्या? अब आपके पास टेबल्स अगर आप खरीदोगे तो आप क्या करोगे? या तो एक भी टेबल नहीं खरीदोगे, या तो एक से ज्यादा टेबल खरीदोगे, यानी कि 0 या 0 से ज्यादा। माइनस में आप टेबल नहीं खरीद सकते, ये बात भूल जाओ। ठीक है भाई। तो एक इनइक्वालिटी यहाँ पे और जन्म लेगी, तो क्या होगा? x जो है वो 0 या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक हो गया? x जो है वो यहाँ पर क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक हो गया? इसी तरह वही बात चेयर के लिए भी, कि चेयर के लिए भी क्या होगा? 500 की एक चेयर है, अगर मैं चेयर नहीं भी खरीदता हूँ तो 0, और अगर खरीदता हूँ तो 0 से ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या बोलूंगा? y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी बात मैं यहाँ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ सिस्टम जनरेट करा, किसका? लीनियर इक्वेशंस का। और मुझे क्या, अब मेरा जो डिसीजन जो मुझे लेना था वो क्या करना था कि मुझे प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करना है। मुझे मेरे पास जो प्रॉफिट है वो क्या है? मुझे मैक्सिमाइज करना है, उसको सबसे मैक्सिमम वैल्यू पर लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर एक बात करता हूँ। मैंने कहा z एक वेरिएबल है जो कि प्रॉफिट फंक्शन है। अब प्रॉफिट फंक्शन मेरे पास कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं। मेरे को अगर एक टेबल बेचने पर 250 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 250 x में कितनी भी टेबल खरीद सकता हूँ? अंडर 60, ये बात याद रखिएगा। प्लस अब एक चेयर पे मुझे 500 का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है भाई, 500 में वो 50 का प्रॉफिट हो रहा था, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये जो मेरा फंक्शन बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा? एक ऐसा फंक्शन बनेगा जो कि प्रॉफिट फंक्शन है। मुझे इसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इसी फंक्शन से डिसीजन मुझे उठाना पड़ेगा कि मैं कितनी चेयर्स और कितनी टेबल्स खरीदूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ इतना है। तो हमने यहाँ तक समझा, इनइक्वालिटीज को जनरेट किया, ठीक है, कर लिया। तो अब इनइक्वालिटीज को हम क्या करेंगे? एक ग्राफिकली प्लॉट करके चेक करेंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन जो मैं आगे आपको करवाऊंगा भी, उन सब क्वेश्चन का सिनेरियो भी साथ साथ बताता हुआ जा रहा हूँ कि आपने करना क्या है, डिसीजन मेक आपने करने। ये मैंने आपको कंडीशन दे दी, सवाल में आपके पास लिखी होंगी, आपको ये बनानी पड़ेंगे और समझना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो यहाँ तक अगर बात आपके समझ में आई है तो यहाँ तक आप देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूँ। मैंने कहा ग्राफ है, ये पॉइंट है आपके पास, आपको पता होना चाहिए दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये बात सबको मालूम होती है और आपको भी मालूम होनी चाहिए। अब देखो पहली इनइक्वालिटी में इसकी बात कर लेता हूँ कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो इस पॉइंट पर है, ग्रेटर देन का मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आप जानते हो। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y 0 यहाँ पर है, लेकिन ऊपर की तरफ क्या है? बड़ा है 0 से, तो अभी भी इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक हो गया। अब देखो x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 60 है, और इस इक्वेशन को जरा मैं यहाँ पर छोटा करके काम बनाता हूं। तो छोटा कैसे बना सकता हूं? तो ये आपके पास हो जाएगा, लेट सपोज अगर मैं इस इनइक्वालिटी को 500 से डिवाइड कर दूं, तो आपके पास जो इक्वेशन यहाँ बन जाएगी वो कितनी बनेगी? 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 500 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो तकरीबन आपके पास
50,000 है और 500 से डिवाइड करूंगा तो 10,000, और कितना बचेगा देख लेते हैं। 500, 101010, 5 अंदर 5, 100 बचेगा। तो यहाँ पर ये चीज आ गई। तो मैंने अपनी बड़ी वाली इनइक्वालिटी को छोटा करके यहाँ पर लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है। ये दो इनइक्वालिटीज का तो ग्राफ आपको वैसे ही मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, कर ली। करने के बाद अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और इस इक्वेशन को देखूं तो मैं इसकी ऑक्सिलरी टाइप इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ। वैसे तो इनइक्वालिटी है, इसको ड्रॉ करने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा x प्लस वाई 60 है और 5x प्लस वाई जो है वो 100 के इक्वल है। ये मैंने अपनी फर्जी तौर पर बनाई ताकि मैं इसको प्लॉट कर सकूं। हालांकि ये इनइक्वालिटी है क्योंकि मेरा कंडीशन मुझसे कहती है या तो 60 से कम हो या बराबर हो, या तो 50,000 से कम हो या बराबर हो। ये बात है ना, इससे ज्यादा तो कोई मैंने बात नहीं करी, ये यहाँ तक मैंने बात समझ ली। अब आप फर्ज करो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, फर्ज करो जब प्रॉब्लम करूंगा तो आपको बकायदा बनाकर दिखाऊंगा। तो फर्ज करो आपके पास एक ये ग्राफ बना, किसका, मैंने कहा इस इक्वेशन का। क्या बना, इस इक्वेशन का एक ग्राफ बन के आपके पास मान लो बाहर आ गया। तो मैं इस पॉइंटों को आपके पास नाम दूंगा। अब मान लो आपके पास, फर्ज करो, फर्ज अब 0 0 है, मैंने कहा इसको बंद कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपके पास, देखो y एक्सिस है, x की वैल्यू 0 रहेगी और यहाँ पे मैं चलो 5 कर लेता हूँ। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं, मैं फर्ज करके चल रहा हूँ। अब मेरे पास सिर्फ इस इक्वेशन का ग्राफ आया, अब मुझे इसका बनाना है, इसका बनाता हूँ। मैंने कहा जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, जब इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा तो x प्लस वाई की इक्वेशन है, तो मैं कुछ ऐसा बना लेता हूँ। ठीक हो गया, मेरा ये भी एक ग्राफ है, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा मैं एक्चुअल ग्राफ बना रहा हूँ, मेरा मान लो, वरना भाई मुझे बोलो गलत पढ़ा दिया, नहीं, मैं बोला मान लो, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो मैंने कहा इस पॉइंट को हमको जोड़ नाम दे देते हैं। मैंने कहा 0,4 दे दो, बल्कि 0,4 तो यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ पे 2,4 दे दो। मैंने फिर मान लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी पड़ेगी। क्या नोट करनी पड़ेगी, आपके पास ये जो रीजन होगा उसमें कुछ कॉमन हिस्सा जरूर आ रहा होगा। देखो एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, सही है भाई, और वो पॉइंट जो है मेरे पहुंच से बाहर है। और अब मैं आपको एक और यहाँ चीज बताता चलूं, आपने रीजन को पकड़ना कैसे। देखो भाई, आपकी जो इक्वेशन थी वो लेस देन थी। लेस देन का मतलब क्या होगा, आपने पॉजिटिव टाइम्स नहीं जाना है, नेगेटिव टाइम्स जाना है, यानी कि आपका जितना भी हिस्सा होगा ना वो ये वाला होगा, वो वाला हिस्सा नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन की बात करता तो वो वाला हिस्सा मैं यहाँ लेता, लेकिन मैंने क्या किया, लेस देन का हिस्सा मुझे यहाँ लेना था, मैंने ले लिया। लेने के बाद मेरा दूसरा हिस्सा भी यही था, तो दूसरा हिस्सा भी जो ये वाला हिस्सा होगा जो नेगेटिव साइड की बात करेगा, ये वाला हिस्सा ऐसी है। तो इन सब हिस्से के अंदर मेरा ये वाला हिस्सा जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इस कॉमन हिस्से का मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास जो इनइक्वालिटीज बनी हुई हैं वो इनइक्वालिटीज इस कॉमन हिस्से का मतलब ऐसे डिफाइन करेंगी कि इस कॉमन रीजन के अंदर जो जो पॉइंट्स होंगे वो हमारी इक्वेशंस को वेरीफाई करेंगे। कॉमन रीजन का मतलब तो यही हुआ ना, ये जो हमने दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनाए उनमें कॉमन हिस्सा जो आया वो उसका मतलब क्या, दोनों इक्वेशंस को उसके जो पॉइंट्स जो है वेरीफाई करने चाहिए। बिल्कुल ऐसा करने चाहिए, जब ऐसा है करने चाहिए थे, ऐसा हो गया। तो ये जो कॉमन हिस्सा है ना बच्चों, उसका नाम होता है फीजिबल रीजन, और जो इसके अंदर सॉल्यूशन होते हैं उसका नाम होता है फीजिबल सॉल्यूशन, जो हमारे काम के सॉल्यूशन होंगे। तो ये बात याद रखिएगा, ये जो कॉमन हिस्सा हमारे पास निकल कर आता है दो लीनियर इक्वेशंस का, क्या कहलाता है, फीजिबल रीजन कहलाता है। अच्छा जी, अब मेरे पास ड्रॉ करने के बाद आपके पास देखो दो पॉइंट्स हैं। मैंने कहा एक है 0,1 और दूसरा है
2,4। ऐसा भी आपके पास हो सकता है। अब 2,4 पर मेरे पास 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। जब मेरे पास ये 2 पॉइंट्स मौजूद हैं तो मेरा अब क्या फंक्शन में जो मेरा डिसीजन लेना था वो क्या था, मुझे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। और मेरे पास ये 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स निकल कर आए। इसका मतलब क्या होगा, जो सबसे निचला पॉइंट है इसके ऊपर मेरी प्रॉफिट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। यहाँ तो 0 होगी, 0 है। अब यहाँ पर जो है ये वो लास्ट पॉइंट है मेरे फिजिबल रीजन का जहां पे मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ऐसा ही है, एक्स और वाई की वैल्यू पर डिपेंड कर गया। तो बेटा देखो, एक्स और वाई की वैल्यू पर डिपेंड कर गया। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। अब यहाँ फिर सोच के चलना, मैंने फर्ज किया था, मैंने अपनी तरफ से आसान वैल्यूज रखी हैं, भले वो वेरीफाई ना करें, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक आसान वैल्यू रखी है जो कि आपको समझने में मदद देंगी कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ। तो ये मैंने कहा वो 2.2,4 आ गया। अगर आप ऐसा नहीं चाहते 2,4 ना आए तो मैं बोलता हूँ चलो 10,50 आ गया, चलो मान लेता हूँ, कोई बड़ा पॉइंट मैंने ले लिया। इसका जो रिजल्ट आया वो 10,40 आ गया। और इसका रिजल्ट मैं आपको फिर चेंज कर देता हूँ ताकि आप बोलो कि गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा है नहीं वैसे। तो यहाँ मैं आपको बात कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी आप ले लो 10,0 लेना पड़ेगा आपको, यहाँ वैसे भी ठीक हो गया। अब देखो यहाँ 10,0 आता है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर से सिलेक्ट करना है कि मेरे पास क्या होगा, कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी जो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो देखो साफ साफ नजर आ रहा है, अगर मैं अपने फंक्शन में पुट करता हूँ z इक्वल टू 250 और x की जगह पे 10 और प्लस ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2,500 आ जाएगी। ये तो बेकार सी बात है। तो यहाँ देखो, अगर मैं 250 को 10 से मल्टीप्लाई करूं और 50 को 50 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास काफी ज्यादा लंबा प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आएगा। और जो जिस चीज की मुझे नीड थी, तो मैं यहाँ पर एक डिसीजन बनाने में कामयाब हो गया कि मेरे को 10, मैंने x क्या सपोज किया था, टेबल, यानी कि मुझे 10 टेबल लेनी चाहिए और 50 चेयर लेनी चाहिए। ये मेरा डिसीजन मेक हो गया। अब मैं फ्री ऑफ टेंशन हो गया कि मुझे 10 टेबल और 50 कुर्सियां लेनी चाहिए, और जब मैं उनको लेकर बेचूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। तो एक मैंने डिसीजन मेक कर लिया, किसके जरिए, क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके पास एक डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको बहुत मदद करता है। बेसिक लेवल पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो यही बात आप यहीं तक समझो कि लीनियर प्रोग्रामिंग आपको क्या करता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसकी नई नई एग्जाम्पल्स को गौर से सीखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ मैंने कुछ फर्जी पॉइंट्स लिए, फर्जी रीजन्स लिए, लेकिन जब मैं आगे जाके फर्ज करूंगा, मैं आगे जाके फर्ज नहीं करूंगा, क्या करूंगा, मैं प्रॉब्लम से डेटा लूंगा और आपको सॉल्व करने की कोशिश करवाऊंगा, खुद भी करूंगा। ठीक है भाई। तो हमने आज कॉन्सेप्ट लिया कि लीनियर प्रोग्रामिंग आखिर है क्या, किस तरीके से सॉल्व की जाती है, क्या रीजन होते हैं इसके, क्या पॉइंट्स होते हैं, कहाँ ड्रॉ करना है हमें, कैसे ड्रॉ करना है। तो ये आपने सीख लिया। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।